गुड आफ्टरनून। फिर से स्वागत है आपका ओवन थॉट स्टडी पॉइंट मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोक देवताओं की अगली कड़ी के अंदर दो नए लोक देवताओं का नाम लेते हैं, जिनको राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, शेखावटी के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वे पहले सामंत थे और सामंत से बाद में वे डाकू बने, और डाकू बनने के बाद में उन्होंने अमीर लोगों को लूटा, और अमीर लोगों को लूटने के बाद जो धन बचता था वो अपने दल के घोड़ों के, इनके अलावा इनके लगने वाला जो धन बच जाता था, उस दल को ये लोग गरीबों में बांट देते थे। तो आज हम ऐसे लोक देवता के बारे में पढ़ रहे हैं जो सामंत थे और बाद में वे डाकू बने। तो नाम लिख देता हूं मैं उनके। डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी, इन दो लोक देवताओं के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो पहले इनका अपन नॉर्मल परिचय जान लेते हैं। तो ये दोनों काका भतीजा थे। क्या थे? काका भतीजा, दोनों ही काका भतीजा थे। ठीक है। दोनों शेखावटी सीकर से बिलोंग करते थे। शेखावाटी सीकर से बिलोंग करते थे। ठीक है, दोनों ही काका भतीजा थे, दोनों ही शेखावाटी सीकर से बिलोंग करते थे। डूंगर जी थे वो पटोदा गांव, पटोदा गांव आता है सीकर के अंदर, पटोदा गांव। और जवाहर जी जो थे, डूंगर जी किस गांव से? पटोदा गांव। और जवाहर जी जो है बठोट गांव से भी बिलोंग करते थे। ठीक है, वापिस से देख लीजिए। डूंगर जी जवाहर जी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये काका भतीजा थे, शेखावटी सीकर से बिलोंग करते थे। तो ये दोनों ही गांव सीकर में पड़ते हैं, ये यहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, दोनों ही ये दोनों ही सामंत थे। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही सामंत थे। पर जब भारत में अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजों का राज आ गया, जब अंग्रेजों का शासन आया तो सामंती व्यवस्था, अंग्रेजों के शासन में सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई। सामंतों की शक्ति कम कम हो गई। समाप्त की जगह अपन लिख सकते हैं कम हो गई। सामंतों की जो शक्ति थी वो अंग्रेजों के शासनकाल में कम हो गई, और शक्ति किसके हाथ में चली गई? ज्यादातर शक्ति राजा के हाथ में चली गई। इनकी जो जागीर थी, यानी कि ये जहां के सामंत थे, वो जयपुर रियासत के अधीन थे। ये किसके अधीन थे? जयपुर रियासत के। ये जो जयपुर, ये जहां सामंत थे, ये जयपुर रियासत के अधीन सामंत थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये जयपुर रियासत के अधीन सामंत थे। अब क्या हुआ कि जब इनकी शक्तियां समाप्त हो गई तो इनको लगा कि अब क्या रखा है सामंती व्यवस्था के अंदर, और ये क्या बन गए? डाकू बन गए। तो यहां मैं कर रहा हूं, ये बन गए डाकू। और डाकू भी कैसे? कि अमीरों को लूटते, अमीरों को लूटते। जितने धन की इनको आवश्यकता होती, इनके घोड़ों के लिए, इनके ऊंटों के लिए, इनके दल के लिए, जो इनका दल बना हुआ था, एक छोटा दल था, दल के लिए जितने धन की इनको आवश्यकता होती उतना धन अपने पास रखते। बाकी धन जो था वो मंदिरों को दान कर देते, या किसी के घर नहीं था तो उसका घर बनवा देते, या किसी की बेटी वगैरह की शादी हो रही है, दहेज की रकम वगैरह कम पड़ रही है तो उसको दहेज देते थे, या कोई गरीब था तो उसके पास गाय भैंस पशुधन नहीं था तो उसको पशुधन दिलवा देते। ठीक है ना? तो इस तरह से इनको लोग पूजने लग गए। ठीक है, मानने लग गए कि हाँ भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब अमीरों को लूट रहे हैं और गरीबों को दान में दे रहे हैं। अमीरों के साथ साथ ये अंग्रेजों के खिलाफ भी युद्ध मोर्चा कर रहे थे, अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे। तो आगे अपन देखते हैं कैसे क्या लड़ रहे थे। डाकू बन गए तो इनका एक दल हुआ करता था। ठीक है ना?
इनका दल हुआ करता था। दल में बहुत सारे सदस्य थे, तो कुछ सदस्य जो महत्वपूर्ण थे उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लिखिए लोटू जी निठारवाल, लोटू जी निठारवाल, इनको लोहट जी भी कहते हैं। ये भी लोक देवता के रूप में फेमस हुए, ठीक है ना। लोहट जी 1855 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। 1855 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उससे पहले की इनकी सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। एक थे इनके कर्णा जी मीणा, कर्णा जी मीणा। देखो अलग अलग कास्ट के लोगों को साथ रख रहे हैं ये। एक थे लोटू जी निठारवाल, कर्णा जी मीणा, एक था इसके बालू जी नाई, तो एक बालू जी नाई, बालू जी नाई, ठीक है। बाकी दो नाम मैं इधर लिख रहा हूं आपके। बालू जी नाई था, एक था सांखू जी लोहार और एक थे सावंत मीणा। एक सांखू जी लोहार, हाँ इधर आ जाएंगे, सांखू जी लोहार और एक सावंत मीणा। सावंत जी मीणा, ठीक है। तो देखो इनके सदस्य, मुख्य मुख्य सदस्यों के मैंने नाम लिखे। इनका एक दल था, दल के अंदर लोटू जी निठारवाल, जिनको ग्रामीण क्षेत्र के यानी वहां के लोग लोहट जी के नाम से भी जानते थे। एक थे कर्णा जी मीणा, ठीक है। एक थे बालू जी नाई, एक थे साखू जी लोहार, एक थे सामंत जी मीणा। तो इनको एक बार वापस देख लेते हैं अपन, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। अपन पढ़ रहे डूंगर जी जवाहर जी, ये दोनों काका भतीजा थे। सिक्कर के अंदर एक गांव ठिकाना कह सकते हैं वो पड़ता है पाटोदा बिठोट, बिठोट पाटोदा कह दो तो पाटोदा बिठोट कह दो, दोनों वहां के थे और शेखावटी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। दोनों सामंत थे। जब अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेजी शासन के अंदर सामंतों की जो शक्ति थी वो कम हो गई या समाप्त हो गई। जब सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई और ये जहां के सामंत थे वो रियासत आती थी किसके, जयपुर रियासत के अधीन आती थी। जब सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई तो इन्होंने कहा अब सामंत व्यवस्था में क्या रखा है, अब हमारा हमें कौन मानेगा। अगर सामंतों के पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति होगी, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, तो जिसके पास शक्ति होगी उसी का नाम होगा। जब इनके पास शक्ति नहीं रही, सामंतों की शक्ति कम हो गई, तो इन्होंने कहा आप सामंत बन के क्या करेंगे, अपन बन जाते हैं डाकू। और डाकू भी कैसे, रॉबिन हुड टाइप के डाकू, ठीक है ना, अमीरों को लूटना और गरीबों को देना, तो ये डाकू बन जाते हैं। इनका एक दल होता है, तो पूरा दल होता है, ये लूट का माल लेके आते, जितनी इनको आवश्यकता होती वो रखते, बाकी वाला दान कर देते। इनके दल के अंदर जो मुख्य व्यक्ति थे उनके नाम है लोटू जी निठारवाल। निठारवाल जाट जाति के अंदर आती है, ठीक है ना। लोहर जी जाट कर देता हूं मैं पीछे ताकि आपको समझ में आ जाए कि निठारवाल किसमें आते हैं। जाट जाति के अंदर आते हैं लोहर जी निठारवाल, सॉरी लोटू जी निठारवाल, लोहर जी जाट, यानी कि ये दोनों सेम ही नाम है। कर्णा जी मीणा, बालू जी नाई, साखू जी लोहार और सावंत जी मीणा। तो ये कुछ सदस्य है जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्मी का ध्यान रखें, गर्मी बढ़ रही है, तो घर पे ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे चलते हैं इसी कड़ी में अपन थोड़ा आगे का वर्णन इनका देख लेते हैं। एक बार डूंगर जी ने, डूंगर जी तो थे या इनको डूंग जी भी कहते थे, ठीक है। डूंग जी ने एक बार, एक रामगढ़ का सेठ था, ठीक है ना, रामगढ़ के एक सेठ था। रामगढ़ पड़ता है आपके झुंझुनू के अंदर और ये सेठों का नगर ही कहलाता था। रामगढ़ सेठों का नगर ही कहलाता था। तो रामगढ़ जगह थी, वहां का एक सेठ था, उसको भाई मैसेज किया, संदेश पहुंचवाया कि भाई तेरे तेरे को हम लूटने आ रहे हैं। इनकी एक खासियत थी, ये जिसको भी लूटने जाते थे तो उसको पहले संदेश देते थे कि भाई तेरे तेरे को लूटने आ रहे हैं। पुलिस वुलिस को अगर खबर दी तो भाई तू तेरी खुद सोच लेना। तो डूंग जी ने किसको, रामगढ़ का एक सेठ था, तो ध्यान रखना रामगढ़ जगह, तो रामगढ़ का एक सेठ था, इस सेठ को लूटने की धमकी दी। सेठों का नगर भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। कहां पड़ता है, झुंझुनू के अंदर।
झुंझुनू के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। झुंझुनू में है शेखावाटी का, तो यहाँ अपन वापिस से लिख दे शेखावाटी। तो झुंझुनू के अंदर पड़ता है ये जगह रामगढ़। यहाँ का एक शेठ था, तो शेठ को इन्होंने दी मैसेज पहुंचा है, भाई तेरे पास जितना भी धनवन है, धनवन बाहर निकाल के रख दे, और मैं तेरे को लूटने आ रहा हूं, अगर किसी पुलिस वुलिस को खबर की तो तू तेरी खुद देख लेना। भाई सेठ ने क्या किया, पुलिस को खबर कर दी। तो जब सेठ ने पुलिस को खबर की, तो पुलिस सादे कपड़ों में, यानी कि फॉर्मल ड्रेस में, अपनी यूनिफॉर्म में नहीं, फॉर्मल यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस आसपास के इलाके में फैल गई और खड़ी हो गई। जब डूंग जी लूटने के लिए, डूंग जी, जवाहर जी, लोहर जी वगैरह सारे मिलकर लूटने के लिए गए, तब पुलिस ने डूंग जी को पकड़ लिया और डूंग जी को पकड़कर आगरा की जेल के अंदर बंद कर दिया। तो ध्यान रखना, रामगढ़ के अंदर ये गिरफ्तार हुए। कहां गिरफ्तारी होती है इनकी? रामगढ़ के अंदर। कहां बंद करते हैं? आगरा जेल में। कौन? डूंग जी। अब कहानी का दूसरा पोर्शन लेते हैं। अब आगे क्या हुआ? ये आगरा जेल में बंद है। भाई जवाहर जी, लोहर जी वगैरह बैठ के एक दिन, जवाहर जी, लोहर जी वगैरह एक दिन बैठे थे सारे के सारे। लोहर जी ये बैठे थे, होली का दिन था, और होली का दिन था, ये बैठे थे आराम से, अपने मस्तियां कर रहे थे, होली में रंगरेलियां मना रहे थे और शराब वगैरह पी रहे थे। तब क्या हुआ कि डूंग जी की जो पत्नी थी, इनकी वाइफ, डूंग जी की पत्नी, ये आई बाहर चौक में। बड़े थे डूंग जी, तो घूंघट वगैरह रखती थी नहीं। आई चौक में, आई चौक में आके बोला, भाई जवाहर जी, आप लोग तो यहाँ पर बैठ के बड़ी मस्तियां कर रहे हो, आनंद मना रहे हो, और आपके जो काका जी है डूंग जी, वो आगरा जेल के अंदर बंद है। अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे कहो, मैं जाती हूँ, उनको छुड़वा के लाती हूँ, और आप एक काम करो, मेरी चूड़ियां रखी हुई है अंदर, वो पहन के अंदर बैठ जाओ। ये बात अब सोचो, भलो भलो की अगर शराब उतर जाती, अगर औरत इतनी बात कह दे, फिर ये तो ठाकुर थे सारे। तो ये बात जवाहर जी को चुभ गई, और जवाहर जी ने कहा कि नहीं, आप टेंशन मत लो। लोहर जी ने कहा, आप टेंशन मत लो, हम उनको छुड़वा के लाएंगे आगरा जेल से। भाई प्लान बनाया इन्होंने, पूरी टीम को इकट्ठा किया, कर्णा जी मीणा को, साकू जी लोहार को, सावंत जी मीणा को, बालू जी नाई को, सबको इकट्ठा किया, पूरे दल को इकट्ठा किया वापिस से, और योजना बनाई। ये बारात लेकर आगरा की तरफ रवाना हुए, और जब आगरा की तरफ रवाना हुए बारात लेकर, तो इन्होंने जब आगरा के अंदर घुसे, तो इन्होंने कहा कि दूल्हे का काका मर गया है, और जब तक 12 दिन कंप्लीट नहीं होते, तब तक तो अब हम लोग जेल के बाहर, जो जेल बनी हुई थी आगरा जेल, उसके जस्ट दीवार के बाहर की तरफ इन्होंने टेंट वेंट लगा दिया और बैठ गए 12 दिन करेंगे। तभी अंग्रेज अफसर वगैरह आए कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, कि भाई ये बात हो गई, हमारे हिंदू धर्म में तो 12 दिन करने पड़ते हैं, लास्ट का तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया है। तो ये लोग वहां पर ये योजना बना के बैठ गए, दिन भर अपने काम, खाना वाना बनाते, प्रवचन वचन सुनते, शाम को और प्रवचन करवाते। ये लोहर जी जो थे, भगवा वस्त्र पहन के, ध्यान रखना, मुख्य किरदार इनका था वहां पे, भगवा वस्त्र पहन लिया, और भगवा वस्त्र पहन के ये बाबा जी बन गए। ये सबको वहां ज्ञान की बातें वगैरह बताते और बैठे रहते। जेल के जो हिंदू सिपाही वगैरह थे, ये भी कभी कभार शाम को आ जाते, वहां बैठते, इनके प्रवचन सुनते। तो जब लोहर जी 11वां दिन, 12 दिन कंप्लीट होने वाले, तो 11वें दिन अपन ने सबको बुलाया और बिठाया। तो जो हिंदू जेलर था इस आगरा जेल का, वो भी आया। तो उसने कहा कि महाराज जी, मुझे आपने 11 दिन तक बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दिए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भाई लोहर जी ने कहा कि भाई देख, मेरी तो छोटी सी है, मैं तेरे से क्या सेवा लूं। तो नहीं नहीं महाराज जी, आपको सेवा तो लेनी पड़ेगी। तो मेरा तेरी जेल के अंदर मेरा एक चेला बंद है, उससे मुलाकात करवा दे। तो ठीक है, चेले से मुलाकात करवाई। और चेला कौन था इनका? डूंग जी। डूंग जी से मुलाकात करवाई, तो डूंग जी ने कहा कि भाई मुझे अब तो थोड़े दिनों के अंदर मुझे भेजने वाले काला पानी, अब गुरु जी आप कृपा करो तो करोगे। तो हाथ फेरा सिर पर, कहा बेटा आज रात को तेरी सारी कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाएगी। ठीक है। रात के समय इन्होंने जेल पे हमला बोला, और उस समय मोहर्रम का पर्व मनाया जा रहा था। उस समय इन्होंने हमला बोला, हमला बोल के डूंग जी को कहा कि चलो आजाद करवा लो। डूंग जी बड़े ही नेमी आदमी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अकेला नहीं जाऊंगा,
जाऊंगा तो पूरी जेल में जितने कैदी है सबको लेके जाऊंगा। तो इन्होंने पूरी आगरा जेल को लूटा और आगरा जेल में जितने कैदी थे सबको आजाद करवाया। जब जेल से बाहर निकले, कहां से बाहर निकले? जेल से बाहर निकले, जेल का दरवाजा आपके, तो जेल से जब बाहर निकले तो ध्यान रखना, डूंग जी ने कहा कि मेरे दिल के अंदर दो बातें बड़ी चुभ रही है। कितनी बातें? दो बातें बड़ी चुभ रही है। पहली बात कि मुझे बदला लेना है दो लोगों से, तो दो लोग मेरे दिल के अंदर चुभ रहे हैं। पहला तो है अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज। और दूसरा व्यक्ति है वो कौन है? रामगढ़ का सेठ। रामगढ़ का सेठ, ये दोनों मेरे दिल के अंदर बड़े चुभ रहे हैं। पहले इन दोनों से बदला लूंगा, उसके बाद कोई बात करूंगा। लॉर्ड जी ने जवाब दिया ठीक है। जाते जाते इन्होंने क्या किया? 1857 से 10 साल पहले, 1857 से 10 साल पहले 1846-47 के अंदर इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। ध्यान रखना, लिख लीजिए कहीं पे। इन्होंने किसको लूटा? 1846-47 कर दीजिए, 46-47 के अंदर नसीराबाद छावनी को लूटा। नसीराबाद छावनी को लूटा। वहां घोड़े वोड़े थे, सब उठा ले आए, हथियार हथियार से उठा ले आए, टेंट वगैरह से जला दिए। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। और कहा जाता है कि नसीराबाद छावनी को जब लूटा तो वहां पे जो सेना थी उसका फ्लैग भी उठा के ले आए। और डूंग जी तो इतना खतरनाक व्यक्ति थे कि उस फ्लैग को, यानी उस झंडे को, अपने ऊंट की पूंछ के पीछे बांध के रखते थे। जहां भी जाते थे सबको दिखाते कि देखो मैंने नसीराबाद छावनी को लूटा है। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? फिर गए ये रामगढ़ के सेठ के पास में, और रामगढ़ के सेठ के पास में जब गए तो ये सेठ भी वहां पे डर गया। इसने क्या, इसने लूटने आया भाई, अब तेरे को, अब तू बुला ले पुलिस को। गए सेठ बेचारा, अब क्या करता? सेठ ने कहा लूट लो और क्या। सेठ के घर के अंदर गए, देखा कुछ नहीं, घर के अंदर कोई माल वगैरह, गहरे हीरे जवाहरात गहने कुछ भी नहीं। पूछा सेठ को, भाई कहाँ है धन? कहाँ है? कि धन तो है ही नहीं, क्या लूटोगे? एक बंद कमरा था कि इस कमरे में क्या है? कि इस कमरे में औरतें, कि बाहर बुला। औरतों को बाहर बुलाया, देखा कि सारे गहने वगैरह औरतों को पहनाए हुए, यहाँ यहाँ तक चूड़ियों से भरी हुई औरतें, सोने की चूड़ियां पूरी यहाँ तक, एक कंदूरे की जगह चार चार कंदूरे बांधे हुए। भाई लोहड़ जी ने कहा उतारो सारे, फटाफट गहने उतार के रखो। तो उन्होंने गहने, औरतों ने बंदूकों के सामने क्या करे, डरती डरती औरतें ने गहने उतार दी। थोड़ी देर में डूंग जी आए, तो कुछ महिलाएं थी जिनके घूंघट उगड़े हुए थे और कुछ महिलाएं थी जो घूंघट में थी। तो डूंगर जी ने कहा भाई ये घूंघट में है वो कौन है? तो कहे, इस सेठ ने कहा, रामगढ़ सेठ ने, ये बिननिया, यानी इस घर की बहू है। और ये जो जिनके घूंघटे उगड़े उगड़े हुए हैं ये कौन है? जिनके घूंघट नहीं लगा हुआ ये कौन? तो ये बेटियां हैं इस घर की। तो बेटियों को बोला तुम्हारा गहना कौन सा है, उठा लो वापिस। तो बेटियों ने अपना गहना उठा लिया। तो एक यहाँ पर ध्यान रखना कि डूंग जी जो जवार जी थे, महिलाओं और बहन बेटियों को लूटपाट नहीं करते थे। इनका नैतिक मूल्य की बातें इनकी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, आगे की कड़ी में चलते हैं। अब आगे क्या हुआ? जब सेठ को लूटा तो अंग्रेज बड़े बौखला गए। अंग्रेजों ने कहा भाई इनको गिरफ्तार करो। तो इनको गिरफ्तार किया गया। ध्यान रखना, इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर में रखा गया किसको? जवाहर जी को। ध्यान रखना, बीकानेर जेल में किसको रखा गया? बीकानेर किले में, बीकानेर में रखा गया किसको? जवाहर जी को। मृत्यु तक ये वहीं रहे। ठीक है, बीकानेर में रखा गया जवाहर जी को, और जोधपुर में रखा गया डूंग जी को। जोधपुर में किसे रखा गया? डूंग जी को, या डूंगर जी को। किसको रखा गया? जोधपुर में डूंगर जी को रखा गया। बीकानेर में रखा गया जवाहर जी को, और जोधपुर में रखा गया डूंगर जी को। ठीक है, ध्यान रखना। उस समय जैसे बीकानेर का शासक था वो था रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। और जोधपुर का शासक था वो था तख्त सिंह। अंग्रेज चाहते थे कि डूंग जी जवाहर जी को हमें सौंप दिया जाए, परंतु जनता ने इन दोनों को कहा कि अगर इनको अंग्रेजों को सौंप दिया तो हम बगावत कर लेंगे। तो इन्होंने जनता के डर से डूंग जी जवाहर जी को अंग्रेजों को नहीं सौंपा। इनका जोधपुर को मेहरानगढ़ के अंदर रखा गया। तो अपन जब मेहरानगढ़ किला देखने जाते हैं तो वहां पे आपको पता होगा कि माता जी का मंदिर आता है अंदर, चामुंडा माता का मंदिर। तो बीच में एक खाली जगह आती है थोड़ा अंदर गहराई की तरफ, तो डूंग जी को वहीं रखा गया था। डूंग जी वहां अपने आराम से घूमते फिरते थे।
और इनको कोई तरीके की पाबंदी नहीं थी किले के अंदर। तख्त सिंह भी इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। रतन सिंह जी भी जवाहर जी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। 1855 के आसपास इनकी भी मृत्यु हो गई थी। 1855 के आसपास इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, डूंग जी की मृत्यु हो गई थी। अब इन सब घटनाओं के कारण, यानी कि गरीब लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में स्नेह और अमीरों को लूटकर धन महिलाओं को देने के कारण शेखावटी क्षेत्र में इनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी भी देवलियां बनी हुई है पिटोदा गांव और बटोट गांव के अंदर। ठीक है ना। इसके साथ साथ में लोहड़ जी को भी पूजा जाता है। उनकी भी मृत्यु हो गई थी 1855 के आसपास में। उनकी भी जो बनी हुई है देवली बनी हुई है, वो भी पटोदा गांव और बटोट गांव के अंदर बनी हुई है। कहीं कहीं पढ़ने को भी आता है और कहा भी जाता है, इतने वीर पुरुष थे ये। इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था उस टाइम में, ध्यान रखना, 1857 से पहले। 1857 से पहले इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। तो वहां के लोग भी कहते थे, शेखावटी क्षेत्र में ये आज भी प्रसिद्ध है कि जे कोई जड़ती रानियां, जे कोई जड़ती रानियां डूंग दिशा जवान, फिर तो उन्हीं हिंदुवाण में झंडो फिरंगा। यानी कि अगर रानियां जो है, अगर जो राजा है उनकी पत्नियां है रानियां, जड़ती मतलब जन्म देती, अगर जे कोई जड़ती रानियां, अगर कोई रानियां जो है वो डूंगर जी जैसे जवान को जन्म देती, फिर तो नहीं हिंदुवाण में कभी भी दिखाई नहीं देता, यानी हिंदुस्तान में कभी दिखाई नहीं देता फिरंगियों का झंडा, यानी कि अंग्रेजों का झंडा कभी हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देता। इसी के साथ हम ये जवाहर जी, डूंग जी और लोहड़ जी, इनका टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इनकी जानकारी है जितनी जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। आगे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और भी आगे लोगों को जोड़िए ताकि हर बच्चे तक ये छोटी से छोटी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।